गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं हमारी पार्टनरशिप यूनिट की। और पार्टनरशिप यूनिट के अंदर बेटे लास्ट चैप्टर है हमारा, इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे क्या है बेटा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी। अभी तक जो हमारा यूनिट था बेटा, वहाँ पे हम एक वर्ड लिखते थे, वो हम लिखते थे, बताता हूँ आपको मैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे बेटा। हम लोग क्या लिखते थे बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती थी, यानी कि फर्म क्या होती थी, दोबारा बनती थी नई। चाहे वो आपका चेंज इन रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ ऑफ द पार्टनर हो। चारों चैप्टर में हम लोगों ने ये काम किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था, बदलाव आता था, बदलाव आने के बाद हम नई फर्म बना लिया करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, डिसोल्यूशन, डिसोल्व करने का मतलब क्या होता है कि ख़त्म हो जाएगी हमारी फर्म, बिल्कुल बंद हो जाएगी। हमारी पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज ये चैप्टर करेंगे और इस चैप्टर के अंदर में बेटा ये हमारी फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जो हमारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आसानी से कवर हो जाता है। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या क्या बातें करेंगे, क्या मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, मतलब क्या है इसका, ठीक है, मोड्स क्या है, किस तरीके से हम अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, और डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये मोटा मोटा पहले तो ये मतलब समझ लीजिए। फर्म का डिसॉल्व होने का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि आपका बिजनेस परमानेंटली बंद हो गया। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है वो। यानी कि आपकी फर्म के अंदर बदलाव आ गया, कोई पार्टनर आ गया या कोई पार्टनर चला गया, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। लेकिन यहाँ पे फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है, बिजनेस ही क्या हो जाता है, परमानेंटली क्लोजर हो जाता है। आम भाषा में कहते तो धंधा ही क्या हो जाएगा, हमारा बंद हो जाएगा बेटा। फिर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, बाहर वालों का पैसा देना पड़ेगा हमारे को। सबसे पहला काम है बाहर वालों का पैसा हाथ जोड़कर आप पे कर दीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, बाहर वालों का पैसा पे करने के बाद फिर अपने घर वालों का पैसा देंगे, जो बचेगा पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। यानी कि हम सीखेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करें, हम लोग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि पहले हमेशा याद रखिए, सेक्शन 48 भी करेंगे कि पहले हमेशा किसका पैसा देना होता है, बाहर वालों का देना होता है। इसका मतलब थर्ड पार्टी जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले पे करनी होती है। उसके बाद पार्टनर्स की लोन की पेमेंट करते हैं अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है तो, और उसके बाद उनकी कैपिटल की पेमेंट होती है। किसकी पेमेंट होती है, कैपिटल की पेमेंट होती है। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो प्रॉफिट है, और नहीं बचता तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम डिफरेंस भी सीखेंगे कि फर्म डेट्स और प्राइवेट डेट्स के अंदर में क्या फ़र्क होता है। यानी हमेशा याद रखना, पहले फर्म के पैसे चुकाए जाते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि फर्म की कैपेसिटी के अंदर पहले फर्म के डेट रह जाएंगे। ऐसे प्राइवेट डेट होते हैं जो अपने पर्सनल होते हैं, तो पहले अगर हमें कभी भी शॉर्टफॉल आ जाता है तो पहले प्राइवेट डेट पे किए जाएंगे पर्सनल कैपेसिटी के अंदर में। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरी फर्म का नुकसान हो गया और मुझे 20,000 रुपये फर्म में लेके जाने हैं। कितने रुपये लेके जाने हैं, फर्म में 20,000 लेके जाने हैं। तो मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी देखी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी 1 लाख रुपये की थी। कितने लौटाने फर्म को, 20,000। मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी 1 लाख की है, लेकिन 92,000 मुझे प्राइवेटली किसी को देना है, तो पहले 92,000 उसको दूंगा मैं। अब कितना बच जाएगा मेरे पास, सर 8,000 बच जाएगा। तो 8,000 बच जाएगा तो फर्म को कितने दूंगा मैं, केवल 8,000 रुपये दूंगा। यानी कि पहले मैं अपने प्राइवेट डेट्स को पे करूंगा, उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो फर्म के अंदर में वो पैसा मैं लेके आऊँगा। यानी कि पहले आपने प्राइवेट डेट्स को पे करना होता है। फिर है अकाउंटिंग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन बनता है। और फिर डिफरेंस करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट बताएंगे चीज़ों को बेचने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बताएंगे। यानी कि आपको एक तरह से फील आएगी, जैसे आईपीएल आप देखते हैं, आईपीएल के अंदर भी क्या होता है, आईपीएल के अंदर में जैसे एक एक करके चीज़ें नहीं बेचते हम लोग, यानी कि एक एक प्लेयर्स को हम लोग बेचते हैं। ऐसे क्या करेंगे, हमने सारी चीज़ों की नीलामी लगाएंगे, ऑक्शन लगाएंगे। सुनने में बड़ा चीप वर्ड लगता है, लेकिन क्या करें, हमें अपनी फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या मीनिंग होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि मोटा मोटा आप क्या समझ लीजिए, पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, परमानेंटली क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि आप कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, क्लोज्ड एंड द फर्म इज वाइंड अप। यानी पूरी पूरी फर्म क्या हो जाती है, बंद हो जाती है हमारे पास। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये एक बार सीबीएसई में पूछा गया था, बिल्कुल यही वर्ड लिखा हुआ था, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। एज ए रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड, पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स बट द फर्म कंटिन्यूज। वहाँ चेंज जरूर होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और यहाँ चेंज हो जाती है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। लेकिन ये पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो रही, यहाँ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है। एक सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप
अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। इन सच ए इवेंट ऑल द एसेट्स ऑफ फर्म रियलाइज, सारी चीज़ों को बेचेंगे और ठीक है सोल्ड करेंगे। लाइबिलिटीज़ आर पेड, फिर लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। इफ़ एनी बैलेंस इज टू बी पेड to the partners in settlement of their accounts. If there is any shortfall in meeting the outside liability, it must be paid by the partner from their personal assets से वो लेकर आएंगे। ये हमारा थ्योरेटिकल था। अब क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम हमारी फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे बेटा यहाँ डिस्कस करेंगे। वो हमारे 5 तरीके हैं। पहला है म्यूचुअल एजेंसी। थ्योरेटिकल है, पूछा जा सकता है, थ्योरी के अंदर में 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या लिखेंगे बेटा आप लिखेंगे ए फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन, सारे के सारे पार्टनर एग्री करते हैं, चलो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, बात खत्म हो जाएगी, म्यूचुअली करेंगे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कहते हैं सरकार का डंडा पड़ेगा। ए फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट द वन बिकम इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं। जब एक होगा तो पार्टनरशिप क्या चलाएगा, वो तो सोल पार्टनरशिप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल हो जाएगा, तो सरकार का डंडा पड़ेगा और हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज करना पड़ेगा। और तीसरा क्या, बाय नोटिस। इन केस पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। सेक्शन 43 के अंदर दे रखा है, यानी कि विल के जब तक मर्जी होगी तब तक चलाएंगे, तो वहाँ पे एक राइट होता है, कोई भी पार्टनर ये लिख सकता है कि अब इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए। फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई घटना घट जाए, फर्म में भी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि हम लोगों ने 3 महीने के लिए पार्टनरशिप बनाई, 6 महीने के लिए बनाई, 8 महीने के लिए बनाई, दिवाली पे पटाखे लगाए हम लोगों ने, होली पे हमने रंग लगाए और 15 अगस्त में हमने पतंगों का काम किया, उसके बाद हमारी फर्म डिसॉल्व हो गई, मतलब एक्सपायरी हो गई एक टर्म की। ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, हमारा बिजनेस पूरा हो गया, बताया अभी आपको, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर हम लोगों ने लिखा हुआ था क्लॉज के अंदर, ऐसा होगा तो। और एजुकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर क्या हो जाता है, इंसॉल्व हो जाता है, उसके अगेंस्ट कोई क्या चल रही है, कई कानूनी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई इस तरह की चल रही है, और फिर पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर इस तरह का होगा तो हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। और हैपनिंग ऑफ इवेंट हमारी डीड में मेंशन था, अगर इस तरह का कुछ होगा तो हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। फिर आता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट भी डिसॉल्व कर सकती है, यानी कोर्ट में पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये पर्सन बिकम अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है कि वो इस पोजीशन में नहीं कि वो कोई डिसीजन ले पाए, यानी कि ही कैन नॉट गो टू द ट्रायल ऑल्सो इन द कोर्ट, कि ट्रायल के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, तो वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है बेटा, ठीक है। और ए पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, कुछ गलत काम कर रहा है, ठीक है। ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बेस्ड परसिस्टेंटली बाय द पार्टनर और पार्टनर्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बार बार में क्या कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। और कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज जस्टिफाइड है, और बिजनेस ऑफ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट ए लॉस, अगर लॉस ही लॉस हो जा रहा था, इसके अलावा बिजनेस नहीं चलाया जा सकता, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट है, आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी में 3 तरीके बताइए जहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है कोर्ट के द्वारा, तो आपको ये पॉइंट आने चाहिए। अनसाउंड माइंड, फाइंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कह सकते हैं, परफॉर्मिंग इनकैपेबल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं, ये डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस खत्म नहीं होता, यहाँ बिजनेस क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे, मीनिंग इन केस द क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द ऑल द पार्टनर, फर्म क्लोज हो जाती है और रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। इट मीन्स चेंज होता है, मैंने लिखा था इन चेंज इन द रिलेशनशिप, इसको रिकॉन्सिडरेशन बोलते हैं, लेकिन बिजनेस चलता रहता है। कोर्ट इंटरवेंशन, इट कैन बी इधरली वॉलंटरी बाय द पार्टनर्स और कंपलसरी बाय द ऑर्डर ऑफ, यानी कि कंपलसरी ऑर्डर भी कर सकता है और वॉलंटरी भी हम लोगों ने कहा था, पार्टनर नोटिस देके भी कर सकता है, या आपस में म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ये हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज वॉलंटरी। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एंड, इसमें बिजनेस खत्म हो जाता है और यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, कंटिन्यू रहता है। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट नीड नॉट टू बी क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। एसेट एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, द बैलेंस अमाउंट इफ एनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द बॉर्डर। आर्ट सेटल्ड का मतलब उन चीज़ों को, एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटीज़ की पेमेंट की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, उनको रीवैल्यू करते हैं। आपको याद है रीवैल्यू के लिए कौन सा अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, हाँ जी, रीवैल्यू करते हैं, रीअसेस करते हैं लायबिलिटीज़ को, और प्रॉफिट और लॉस बांटते थे ना रिवैल्यूएशन का हम लोग, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और यहाँ पे क्या बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मैंने पहले ही बताया था, बोर्ड में आया हुआ था ये। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होती है, यहाँ पे एंड हो जाती है, और यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, बिटवीन अमंग द पार्टनर्स चेंजेस। ये बोर्ड में आया हुआ ऑलरेडी। इफेक्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो मीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हमारी फर्म क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में आगे बढ़ेंगे बेटा। अकाउंट को कैसे सेटल करते हैं, तो इसके लिए दो सेक्शन हमारे पास हैं, सेक्शन 48A और 48B। यानी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट कैसे करते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, और पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर छोटी सी बात लिखी हुई है, सेक्शन 48 के अंदर लिखी हुई है, ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल इज़ पेड। अगर कोई भी हमारा लॉसेज इंक्लूडिंग अगर कैपिटल डेफिशिएंट आती है, उनकी कैपिटल सफिशिएंट नहीं होती है, तो पहले कहाँ से पे करते हैं, इज़ पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, देन आउट ऑफ कैपिटल, एंड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन द रेशियो विच दे शेयर द प्रॉफिट, जिसमें प्रॉफिट और लॉसेस को डिवाइड करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आपको ये वाली लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस के अंदर ये सेक्शन 48A में ऑर्डर फॉलो किया जाता है, पहले कैपिटल से, ठीक है, जो होता है लॉस से कैपिटल आता है, पहले कहाँ से आएगा बेटा, पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा किससे किया जाएगा, एंड देन आउट ऑफ कैपिटल, दूसरे में और आउट ऑफ कैपिटल, और लास्टली किससे आएगा, उनको पर्सनली पैसा लाना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट से दी जाती है चीज़ें, फिर कैपिटल से दी जाएगी, और तीसरे नंबर पे उनके प्राइवेट एसेट से दी जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स में क्या है, यानी कि पहले यानी कि एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑफ द पार्टनर टू मेक द अब डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या पे करते हैं, पहले बाहर वालों का पैसा हाथ जोड़ के पे करेंगे, उसके बाद इन पेइंग ईच पार्टनर रिलेटिवली विच इज़ ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ लोन। अगर पार्टनर्स का लोन है तो उसको हम लोग उनकी प्रोराटा की रेशियो में पे करेंगे, प्रोपोर्शनेटली पे करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको हम लोग। या उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल पे करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा तो पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये 48E का क्या है, क्लॉज है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल करेंगे तब कर लेंगे। थ्योरी है, इसके लिए कोई न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम छोटा सा एग्जाम्पल बुक के ही कवर करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बेटा, यहाँ फर्म XYG है, डिजॉल्व हो गई है अप्रैल 2020 को। Y ने डिमांड करी है, एक लोन है 25,000 रुपये का, इस टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। तो Y ने कहा पहले मेरा लोन पे करो X में, ठीक है, बट X और Z ने डिमांड किया कि पहले कैपिटल पे होंगी। तो लेकिन हमेशा रूल होता है, यानी कि क्या रूल था, पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी, फिर पार्टनर्स के लोन हम पे करते हैं हम लोग, ठीक है, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, और लास्ट में प्रॉफिट होता है। तो पहले हमें क्या पे करना पड़ेगा, पार्टनर्स का क्या करना पड़ेगा, लोन पे करना पड़ेगा। ये कौन कहता है, सेक्शन 48 कहता है। इसका मतलब Y क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, Y यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ऑल द पार्टनर डिजॉल्व द फर्म ऑन अप्रैल 2020, ठीक है। पार्टनर डिमांड एट की एक लोन है 80,000 टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन ऑफ मिसिज X। अब मिसिज X को हम क्या मानेंगे बेटा, आउटसाइडर मानेंगे। यानी कि पार्टनर का लोन से पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, पार्टनर्स के रिलेटिव के लोन को मिलेगी, चाहे मिसिज X हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। बट X अनदर पार्टनर डिसाइड की लोन बाय मिसिज X शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन टू Y। तो करेक्ट कौन है, यस X जो कह रहा है कि पहले मेरी वाइफ का लोन पे किया जाएगा, उसके बाद Y का लोन पे होगा, तो X सही है। X इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आउटसाइड लायबिलिटीज आर पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन टू द पार्टनर। पहले पार्टनर का लोन पे करना पड़ता है, उसके बाद क्या, पार्टनर के रिलेटिव का लोन पे करना पड़ता है, उसके बाद हम पार्टनर का लोन पे करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 दे रखिए बेटा, यहाँ पे A और B पार्टनर है बेटा एक फर्म में, रेशियो क्या है 3:2 है। मिसेज A हैज़ गिवन अ लोन ऑफ 20,000 टू द फर्म, 20,000 रुपये का लोन दिया है फर्म को, और फर्म हैड ऑल्सो टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम B से भी लोन ले रखा है, और मिसेज A से भी लोन ले रखा है। तो पहले किसका लौटाएंगे, मिसेज A का लौटाएंगे। अब देखिए फर्म डिजॉल्व हो गई, कितना पैसा हमारे पास है, 25,000 रुपये है, तो पहले किसका पेमेंट दिया जाएगा, पहले इसका दिया जाएगा 20,000 रुपये। अब क्या सिर्फ तुम्हारे पास 5,000 बच गए, तो यहाँ पे B को कितनी पेमेंट मिलेगी, केवल 5,000 मिलेगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू, ये ने पूछा है स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेज A लोन एंड B's लोन विद द रीज़न। तो पहले मिसेज A को पे किया जाएगा, उसके बाद हम लोग B के लोन को पे करेंगे। अकॉर्डिंग सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मिसेज A लोन ऑफ 20,000 बीइंग पेड आउटसाइड लायबिलिटी विल बी पेड फर्स्ट बिफोर द पेमेंट ऑफ हिज लोन, एंड B विल बी पेड अप टू द अवेलेबल कैश 5,000 जो शॉर्ट होगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे, तो B का नुकसान होगा, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। फिर सेक्शन 49 भी दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, यानी कि डेट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर आर नोन एज द फर्म डेट्स। जो आउटसाइडर को पे करना होता है वो तो फर्म डेट होता है, द डेट विच फर्म जो करती है, और वे द डेट विच ए पार्टनर ओन इन पर्सनल कैपेसिटी उसको प्राइवेट डेट कहते हैं। तो हमेशा पहले वो प्राइवेट डेट पे करेगा, कुछ बचेगा तो फर्म के लिए पैसा लेके आएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, और प्राइवेट प्रॉपर्टी विच पार्टनर अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ इज प्राइवेट डेट ऑफ कोर्स, एंड सरप्लस कुछ बचता है तो वो फर्म के लिए पैसा लेकर आ जाएगा। ये हम लोगों ने आगे भी एग्जाम्पल कोट किया था। अब हमारे पास यहाँ पे समझ में आती है बेटा, डिफरेंस समझ में आएगा प्राइवेट डेट और फर्म डेट्स के अंदर में। मीनिंग
फर्म डेट का मतलब क्या होता है? डेट ऑन बाय द फर्म टू द आउटसाइडर ऑफ कोर्स। प्राइवेट डेट मीन्स द डेट ऑन बाय द पार्टनर, पर्सनली जो होता है उनका, प्राइवेट हो गया। लाइबिलिटी, ऑल द पार्टनर आर लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरेबली फॉर द फर्म डेट, सारे के सारे पे करेंगे। और कंसर्न पार्टनर इज पर्सनली लाइबल, यहाँ पे ऐसा है कि एक्स अपना खर्चा पे करेगा, भाई अपना ये अपना पे करेगा, क्योंकि ये पर्सनल डेट है इनके। और एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? शेयर ऑफ कंसर्न पार्टनर इन एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी ओवर द फर्म डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट। यानी कि अगर उसको कुछ एक्सेस बच जाता है फर्म से तो वो प्राइवेट डेट को पे करेगा वो, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का पैसा बच जाएगा वो फर्म को पे करने के लिए काम आ जाएगा। एक्सेस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ओवर दिस प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म डेट। और यहाँ क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट देन टुवर्ड्स द फर्म लायबिलिटी। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, कुछ खास नहीं है यहाँ पे समझाने वाला। उसके बाद हमारे पास लास्ट में यहाँ पे आता है बेटा अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फर्म की हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे, तो अब मैं प्रैक्टिकल के साथ ही आऊँगा, जनरल एंट्रीज हम बाद में करेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों को लेके आएंगे। पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ 4 अकाउंट बनते हैं। रिलेशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक बैंक अकाउंट बनता है, एक लोन अकाउंट और बनता है। लोन पार्टनर ले भी सकता है, लोन पार्टनर दे भी सकता है। नॉर्मली 2 अकाउंट बनते हैं, इसको हम खाली लोन अकाउंट के भी नाम से जान लेते हैं। 3-4 अकाउंट को हम बनाना शुरू करेंगे, जो अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो में हम लोग उनको लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।